फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम रिसर्च के मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने रिसर्च के मेथड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि दो तरह के रिसर्च मेथड्स बतलाए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम कवर कर रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स को, कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स में किस तरह के मेथड्स होते हैं और किस तरह से रिसर्च किए जाते हैं। सो इसके अंतर्गत भी हमने काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने ऑब्जर्वेशनल को भी पढ़ चुका है, केस स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये सारे रिसर्च मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का भी ऑल वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई बटन पर क्लिक करके भी आपको ये वीडियोज़ वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ भी अवेलेबल दी हुई है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथनोग्राफिकल रिसर्च के बारे में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एथनोग्राफिकल रिसर्च, इस बार भी जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है, अभी जो चल रहा है, इसमें भी एथनोग्राफिकल रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो आपको इसको बहुत ही ध्यान में पढ़ना है। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एथनोग्राफिकल रिसर्च, व्हाट इज़ एथनोग्राफिकल रिसर्च? सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। एथनोग्राफिकल रिसर्च को हिंदी में हम नृजातीय अनुसंधान कहा जाता है। हिंदी नेम भी आपको याद रखना है, कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे एक्स पोस्ट फैक्टो और एथनोग्राफिकल रिसर्च में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, कि घटना के घटने के बाद वो रिसर्च किया जाता है, और एथनोग्राफिकल रिसर्च एक्स पोस्ट फैक्टो से बहुत ज़्यादा अलग होता है। क्योंकि तो थोड़ा सा ये नेम में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होने के चलते ये बहुत सारे बच्चे इसको सेम समझते हैं, बट आप ऐसी गलती ना करें। अब यहाँ हम समझते हैं कि एथनोग्राफिकल रिसर्च क्या है। तो हम देखते हैं कि जब किसी संस्कृति या समुदाय का अध्ययन उस संस्कृति या समुदाय के सभी नियमों को ध्यान से पालन करते हुए किया जाता है, तो इसे एथनोग्राफिकल रिसर्च कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अभी हम एथनोग्राफिकल रिसर्च पढ़ रहे हैं, आगे हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च भी पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़े बहुत ये मिलते जुलते से हैं। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर मास्टर्स लेवल पर आपने अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज़ के बाद भी इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो कि ये बेसिक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको एक दूसरे से अलग और यूनिक बनाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी संस्कृति, किसी भी कल्चर का जब कल्चर की स्टडी करी जाती है, तो रिसर्चर के द्वारा उस कल्चर के सभी नियम को, क्योंकि हर कल्चर में हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही रिसर्चर अपने रिसर्च को करता है। जैसे आगे हम देखते हैं कि इसे नृजातीय अनुसंधान भी कहा जाता है। हिंदी में इसको हम नृजातीय अनुसंधान कहेंगे, और इसमें किसी संस्कृति या समुदाय का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अध्ययन का क्या मतलब होता है? मीन्स बहुत ही गहराई से वहाँ पे स्टडी करी जाती है, बहुत डीपली स्टडी करी जाती है, और वहाँ छोटी छोटी बातों को भी इंक्लूड किया जाता है, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें रिसर्चर द्वारा उस संस्कृति के सभी नियमों का पालन भी किया जाता है जिस संस्कृति का अध्ययन वह कर रहा होता है। जैसे अगर कोई रिसर्चर बंगाली कल्चर की स्टडी अगर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो बंगाली कल्चर में पहले तो खुद जाएगा, क्योंकि बाहर से देख करके तो वो स्टडी नहीं कर सकता इस चीज़ की। तो वो बंगाली कल्चर में जाएगा और ख़ुद भी जो बंगाली कल्चर होता है, उनका जो खान पान होता है, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बारे में वो पहले अपनी समझ को डेवलप करता है, अपने समझ को विकसित करता है, उनको वो फॉलो करता है। उसके बाद वो बंगाली संस्कृति, बंगाली कल्चर का वो अध्ययन करता है। सो इस चीज़ को बेसिक डिफरेंस है, ये क्रॉस कल्चरल रिसर्च से यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है इस मायने में। सो आगे हम क्रॉस कल्चरल
रिसर्च की भी बात करेंगे, यहाँ आपको एथनोग्राफिकल रिसर्च पे ध्यान देना है कि मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात है कि किसी भी कल्चर की स्टडी करनी हो, अगर किसी भी रिसर्चर को गुजराती कल्चर की स्टडी करनी है तो रिसर्चर को उस गुजराती कल्चर के बारे में पहले से पता होना चाहिए और वो खुद भी उन कल्चर, उन रूल्स को फॉलो उसको करना चाहिए। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं कि इस रिसर्च से मिलने वाले जानकारी की विश्वसनीयता अधिक होती है। क्यों अधिक हो जाती है? क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो खुद भी इन रूल्स की स्टडी करता है, जो इनका जो कल्चर होता है, इनके जो नियम होते हैं, इनका जो धर्म होता है, उसकी स्टडी खुद भी रिसर्चर करता है, उसको डीपली वो समझता है और साथ ही वो खुद भी उसको फॉलो करता है। उसको फॉलो करते हुए ही वो उनकी स्टडी को देखता है, समझता है, उनके रहन सहन को देखता है कि उनके जो कल्चर में जो चीज़ें करी गई हैं, जो कही गई हैं, उसको कहाँ तक ये लोग फॉलो करते हैं, वो दूसरे कल्चर से मीन्स यहाँ पे दूसरे कल्चर से किस तरह अलग है। जहाँ पर ये कंपैरिजन आ जाएगा वहाँ पे क्रॉस कल्चरल रिसर्च वहाँ पे हो जाएगा, दो संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ भी क्या होता है कि जो संस्कृति चली आ रही है, किसी भी कल्चर की जो भी चीज़ें चली आ रही हैं उसको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। उनका रहन सहन क्या है, खान पान कैसा है, उनके फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, उनके यहाँ पे शादी की किस तरह की रस्में हैं, रिवाजें हैं, इस तरह का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिकल रिसर्च। एथनोग्राफिकल रिसर्च को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च, माइक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च, एथनिक एथनोग्राफिकल रिसर्च एंड एमिक एथनोग्राफिकल रिसर्च। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च के बारे में और यहाँ हम देखते हैं कि यह रिसर्च बड़े समूह पर किया जाता है, जैसे इंडियन कल्चर। मैक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च क्या होता है कि ये मैक्रो, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, विस्तृत। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी बड़े कल्चर की स्टडी करी जाती है, जैसे हमें पूरी इंडिया की स्टडी करनी है, यहाँ पे कितने धर्म हैं, यहाँ पर कितनी तरह की प्रजातियाँ हैं, यहाँ का खान पान कैसा है, कितने तरह के फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, यहाँ पे कितनी तरह के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें अगर इस तरह का एक ब्रॉड स्टडी करनी होगी तो उसको हम मैक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च कहेंगे। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं माइक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च की। ये क्या होता है? जस्ट मैक्रो का अपोजिट। मैक्रो में क्या होता है कि बड़े कल्चर की स्टडी करी जाती है, जैसे होल इंडिया की अगर स्टडी करनी हो, अमेरिका की स्टडी करनी हो, या फिर हम कहें कि एशिया महादेश की स्टडी करनी हो, कौन कौन से देश हैं, उनका क्या कल्चर है, उनके रीति रिवाज क्या हैं, तो इस तरह की स्टडी जब करनी होती है तो उसे मैक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च कहा जाता है। और जब किसी छोटे ग्रुप की स्टडी करनी होती है, किसी एक ग्रुप की स्टडी करनी होती है, तो उसे माइक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च कहा जाता है। जैसे अगर किसी रिसर्चर को हरियाणा के कल्चर के बारे में जानना हो कि जाट का क्या कल्चर होता है, तो वहाँ पे उसको वो माइक्रो एथनोग्राफिकल रिसर्च मेथड वो यूज़ करेगा। इसी तरह से आगे हम देखते हैं एथिक एथनोग्राफिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि जब किसी कल्चर का अध्ययन किसी बाहरी रिसर्चर के द्वारा किया जाता है तो उसे एथिक रिसर्च कहा जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया की स्टडी अगर साउथ इंडिया का रिसर्चर करे, जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब किसी कल्चर की स्टडी करी जाती है, जैसे अगर हमने बात की बंगाली कल्चर, गुजराती कल्चर, या फिर हमने बात की हरियाणा के कल्चर के बारे में, या फिर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, या फिर हम यूपी के कल्चर की बात करें, तो जब यहाँ पे यूपी या फिर बिहार के कल्चर की स्टडी करने के लिए कोई बाहर से रिसर्चर आएगा, वो रिसर्चर किसी दूसरे स्टेट का हो सकता है, दूसरे धर्म का हो सकता है, साउथ इंडिया का कोई रिसर्चर आ जाए, या फिर गुजरात कोई गुजराती रिसर्चर आ जाए जो कि बिहार के कल्चर की स्टडी करना चाहता है। तो इस तरह का जब स्टडी किया जाता है, मीन्स जिस कल्चर की स्टडी करनी है, रिसर्चर का उस कल्चर से कोई भी लेना देना नहीं होता, कोई भी वास्ता नहीं होता। इनफैक्ट वो रिसर्चर उस कल्चर के बारे में सीखता है, उनके नॉर्म्स के बारे में जानता है और उसके बाद वो वहाँ की स्टडी करता है। तो इस तरह की रिसर्च अभी भी करे जाते हैं तो उसको एथिक एथनोग्राफिकल रिसर्च कहा जाता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं लास्ट वन इज एमिक एथनोग्राफिकल रिसर्च।
इसमें क्या होता है, जस्ट एथिक एथनोग्राफिकल रिसर्च का अपोजिट होता है। एमिक एथनोग्राफिकल रिसर्च में क्या होता है कि जब किसी समूह का अध्ययन उसी समूह के व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे एमिक रिसर्च कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स अगर गुजराती कल्चर की स्टडी करनी है तो कोई गुजराती रिसर्चर ही अपने कल्चर की स्टडी करना चाहे, उसमें उसको कोई स्टडी करनी हो तो इसे एमिक एथनोग्राफिकल रिसर्च कहा जाएगा। सो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है एथनोग्राफिकल रिसर्च क्या है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्ज़ाम में कई सारे शिफ्ट में हमने देखा है कि इसके टाइप्स के बारे में भी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और बाकी वीडियोस आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, और आप जल्द ही नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2020 में होना था, तो वो एग्ज़ाम भी, उसके फॉर्म्स भी बहुत जल्दी ही आएंगे, और उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।